अगर इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी आए तो मैं नरेंद्र मोदी को खरीदने की हिम्मत रखता हूं, हैसियत रखता हूं, इसे कि नरेंद्र भाई हम एमएसपी पे बेचेंगे क्या आपका कुर्ता, आपकी लंगोट, या इन आरएसएस के रणों की लंगोट क्या बेचेंगे भाई। 85% भारत के संसाधनों पर गुजरातियों का कब्जा है। 90% भारत का फ्रॉड गुजरातियों ने किया है, बैंकों को लूटा गुजरातियों ने है, लूट कर भागा गुजरातियों ने है। कितना? 90%। अगर उस रोष का परिणाम बाहर आए तो मुझे फांसी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ू, इन देश बेचने वालों को तो नहीं छोड़ू, मोदी जैसे गद्दारों को तो देश में जीने नहीं दूं, देश को से भगा के छोड़ू। मोदी की तरह मक्कार नहीं हूं, मोदी की तरह भिखारी नहीं हूं, रामदेव की तरह। किसान आंदोलन अगर सफल हो गया तो मोदी और बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। चलिए, आप थोड़ा बहुत अगर कमाते होंगे तो आप खरीद कर खा लेंगे, लेकिन जो कम कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, वो कैसे खा पाएंगे? तो वो मर जाएंगे, वो आत्महत्या करेंगे। और इसीलिए भारत में भूखमरी है, इसीलिए भारत में बेरोजगारी है, इसीलिए भारत में गरीबी है। तो इस पर कोई बात ना करे, इसके लिए 2 बच्चों वाला सगुफा छोड़ा गया है, वो मुसलमानों से जोड़ा जाएगा। अब आप वही सोचेंगे कि यार तो 2 बच्चों की से ज्यादा पैदा करने के कारण ही सबसे बड़ी समस्या देश में हुई है, तो आप अडानी को भूल जाएंगे जो 2 बच्चों से कम वाले हैं या 2 ही बच्चे पैदा करते हैं। इन गुजराती चोरों को आप भूल जाएंगे जो 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं, जिन्होंने स्टॉक होल्ड कर दिया, जिन्होंने। अब सोचिए, आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी क्या इस खेल में, इस साजिश में शामिल नहीं है? अडानी अपने दम पे, अपने विचार से कैसे इतना बड़ा, मतलब हजारों गोडाउन्स, सॉइल्स बना डाला अडानी ने, कैसे, किसके इशारे पर, किसकी मिलीभगत से? अच्छा, अगर ये बनाया होगा तो उसके लिए नरेंद्र मोदी से कोई रिटन एग्रीमेंट तो किया होगा कि भाई मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसको कैसे वसूलूंगा? तो आपका, चलिए कल आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, कल आप बदल गए तो क्या होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का रिटन रेजिग्नेशन अडानी अंबानी के पास पड़ा है। अब अडानी अंबानी के पास रेजिग्नेशन होने के कारण मोदी जी वो बात तो कर नहीं सकते। अब ये कैसे कहें? मोदी जी की उम्र गुजर गई, ये बात देश को बताते बताते, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे और उसके पहले जब वो भोपू लेकर के आडवाणी के पीछे खड़े हुआ करते थे, तब ये बताया करते थे कि देश में महंगाई का सबसे बड़ा, महंगाई के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है जमाखोरी। अब नरेंद्र मोदी जमाखोरी का लाइसेंस, यानी पहला बिल कि कोई भी भंडारण कर सकता है, जमाखोरी का सीधे लाइसेंस बांटकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब इससे महंगाई और देश खुशहाल होगा, महंगाई कंट्रोल होगी। महंगाई का हाल आपने देख लिया सरसों के तेल से, क्योंकि अडानी अंबानी ने खरीद के रख लिया, इसलिए सरसों का तेल आपको इसी रेट 250-300 रुपए में मिलेगा। खाना है खाओ, नहीं मर जाओ। अब इससे बड़ा कौन सा उदाहरण आपको चाहिए? आप खुद सोच लीजिए, तय कर लीजिए। अब इसके दूसरे पहलू पर कहते हैं कि दूसरा जो बिल है वो ये है कि कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं किसान कहां ले जाकर बेचेंगे? अब जानते, कहने के लिए तो कह दिया किसान कहीं भी ले जाकर के अपनी पैदावार बेच सकते हैं, लेकिन ये सामने दिखाने के लिए पीछे क्या है कि व्यापारी कहीं भी ले जाए, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों को एक कर दिया नरेंद्र मोदी ने। तो व्यापारी कहीं भी ले जाकर, जैसे व्यापारी अगर बिहार में खरीदते हैं तो अडानी अगर मान लीजिए बिहार में सरसों का तेल, सरसों खरीद लिया, तो उसको उन्हें अपने गोडाउन्स नोएडा या दिल्ली या कलकत्ता या बॉम्बे, जहां भी उनके गोडाउन्स हैं, वहां तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना हो, ट्राई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना आए, इसके लिए दूसरा बिल है। तो कहने के लिए दूसरा बिल कि किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं, यह तो छलावा है। सच यह है कि व्यापारी कहीं भी ले जा सकते हैं खरीद करके। अगर व्यापारी बिहार में खरीदें तो उन्हें पंजाब ले जाने में दिक्कत ना हो,
बिहार में खरीदे तो महाराष्ट्र में दिक्कत ना हो, महाराष्ट्र में खरीदे तो बिहार लाने में दिक्कत ना हो, दिल्ली लाने में, यूपी लाने में दिक्कत ना हो। इसके लिए यह कानून, दूसरा बिल, यानी व्यापारियों की सुविधा के लिए। पहले ऐसा नहीं था। और पहले भी मैं कह चुका हूं कि भंडारण के लिए पहला बिल है भंडारण, कोई भी भंडारण कर सकता है। किसानों के लिए हमने पहली बार इतिहास में हमने धमाका किया, हमने दे दिया। मतलब यह रणवे की बात है, मोदी जी की बात है, बिना दो बच्चों से नहीं, एक भी बच्चे वाले नहीं है, फिर उनकी बात है। उनकी बात तो अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो है क्या? तो किसानों का बहाना, किसान भंडारण कर सकते हैं कह करके भंडारण की छूट, यानी जमाखोरी का लाइसेंस अडानी अंबानी को दिया, बड़े व्यापारियों को दिया। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का नाम कहीं भी ले जाकर बेचने की बात कहकर, पहले भी कहीं भी बेच सकता था, कोई ऐसी मनाही तो थी नहीं, कोई धौपकड़ तो थी नहीं, कोई प्रतिबंध तो था नहीं, क्योंकि किसान कर ही नहीं सकता ऐसा। अब चलिए सेव का शिमला से चलता है, मान लीजिए कश्मीर से चलता है, और वो चेन्नई में आते आते, हम यहां बैठे हैं, चेन्नई में आते आते 250 रुपया किलो हो जाता है, 25 रुपया किलो, 15 रुपया किलो शिमला में बिकता है, और हमको मिलता है 250 रुपया किलो। अब बताइए क्या वहां का किसान यहां लाकर के 250 रुपये किलो में बेच पाएगा, या बेचेगा, या बेचता है? यह संभव है? क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। यही छलावा है। तो किसके लिए है ये? दूसरा बिल भी व्यापारियों के लिए। अब सबसे बड़ी बात तीसरी बिल की ले लीजिए। तीसरे बिल में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, किसानों को उचित मूल्य दिया जाएगा, पहले ही खरीद लिया जाएगा, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, उनको खाद, बीज और पैसा, इंश्योरेंस सब कुछ देंगे। हां देंगे, लेकिन खाद्यान्न जैसे गेहूं हमारे खेत में पैदा होगा तो ले लेंगे। जब वो ले लेंगे तो हम एपीएमसी मंडी में क्या बेचने जाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को रवीश जैसे लोग भी नहीं पूछ पाते, इस सवाल को अभिसार शर्मा और अजीत अंजुम जैसे लोग भी नहीं उठा पाते, इस सवाल को कोई मीडिया नहीं उठा पाता। जो मोदी के विरोध करते भी हैं उनकी नीतियों के, उनमें भी हिम्मत नहीं है। संदीप चौधरी भी नहीं उठा पाते, मतलब उनमें भी हिम्मत नहीं कि ये मुद्दे उठा पाए, ये सवाल सीधे पूछ पाए या कह पाए, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी भी रोजी रोटी है, उनकी भी नौकरी चलनी चाहिए। लेकिन मैं तो पूछ सकता हूं, मेरी नौकरी और मेरी रोजी रोटी उनसे नहीं है। अगर इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी आए तो मैं नरेंद्र मोदी को खरीदने की हिम्मत रखता हूं, हैसियत रखता हूं, और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अब प्रधानमंत्री हैं, ये बात अलग है, पूरा देश ही बेच के खा रहे हैं, वो बात अलग है। अब उसके लिए क्या कर सकता हूं? तो दोस्तों, तीसरा बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर हमारे खेत से हम जो पैदा करेंगे, हमारा बनारस में, जौनपुर में हमारा किसानी है, हमारा फार्म है, तो हम वहां पैदा करते हैं, और हम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे अडानी से, अंबानी से या किसी से, तो हमारे खेत से अनाज तो अडानी अंबानी ले लेंगे, तो हम एमएसपी में क्या बेचेंगे? तो एमएसपी की क्या जरूरत है? मोदी ताल ठोक के कहते रहते हैं झूठ कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कभी नहीं जाएगी। लोग झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी चली जाएगी। एमएसपी तो चली गई। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गया तो एमएसपी खत्म हो गई। हम एमएसपी पे बेचेंगे क्या? एक बार हमने पूछा था नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र भाई, हम एमएसपी पे बेचेंगे क्या? आपका कुर्ता, आपकी लंगोट, या इन आरएसएस के रणवों की लंगोट, क्या बेचेंगे भाई? कुछ तो हमें बेचना चाहिए। खेत में से ही आलू ले लिया, दाल ले लिया, और गन्ना ले लिया, गेहूं ले लिया, सब तो खरीद लिया अडानी ने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। तो हम क्या बेचेंगे एमएसपी से? और मोदी जी ने एक और सगुफा छोड़ दिया, बोला 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हम विकास पे खर्च करेंगे, मंडी फिर से बनाएंगे, मंडी का नवीनीकरण करेंगे, मंडी का जो क्या बोलते हैं आधुनिकीकरण करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह।
सर से पांव तक झूठा है यार। अब ये झूठ है कि नहीं बोलो? जब एमएसपी पे कोई बेचेगा नहीं, सारे अडानी ले लिए, अंबानी ले लिए, तो हम मंडी में क्या बेचने जाएंगे? पहले ही बता दिया, जब मंडी में हम कुछ बेचने नहीं जाएंगे तो मंडी को महल बना दो नरेंद्र भाई, और उस पे 1 लाख करोड़ क्या 100 लाख करोड़ लगा दो, वो किसके काम आएगा? फाइनली वो अडानी अंबानी के काम आएगा। जब वहां सब बिकना बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो आराम से उसे अडानी अंबानी को नरेंद्र मोदी बेच देंगे। बोलेंगे भाई ये तो घाटे में जा रहा है, तो इसको कैसे चलाएंगे? नहीं चला सकते तो क्या करें भाई? तो बेच रहे हैं, बेच देते हैं अडानी अंबानी को, जैसे एयर इंडिया को बेच दिया। जब मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल करता था, मैं फ्लाइट में जब जाता था, तो मैं देखता था कि जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो तो 5,000 में टिकट दे रहे हैं, और जो एयर इंडिया है वो 15,000 में टिकट दे रही है। ठीक है, एक बार गलती से मुझे एयर इंडिया में मैं चला गया, ठीक है, कोई इमरजेंसी थी, पैसा अब देखना नहीं पड़ा, जाना ही पड़ा। तो मैं जब फ्लाइट में गया तो उस फ्लाइट में 10-20 आदमी थे। माने फ्लाइट खाली भी जा रही है तो भी एयर इंडिया कंपटीशन करके नहीं घटा रही है अपना रेट, और प्राइवेट एयरलाइंस को कंपटीशन नहीं दे रही है, यानी उसे घाटे में चलाना ही है। और घाटे में किसके इशारे पे चलाना है? मोदी जी के। और क्यों चलाना है? क्योंकि उसको बेचना है। आपने उसका देखा, अभी देखा आपने कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेचने का प्लान है, तो उसका निगमीकरण कर रहे हैं, निगमीकरण करके बेच देंगे। कितने बड़े दुष्परिणाम आए हैं दोस्तों, मैं खुद भुक्तभोगी हूं। स्कूल का, शिक्षा जो कि फंडामेंटल राइट्स है, स्वास्थ्य जो कि फंडामेंटल राइट्स है, प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हाथ खड़े कर दिए जब कोरोना की महामारी आई, या स्कूल में शिक्षा देना मुश्किल हो गया, और लूट मचा, उसके बाद भी लूट मचा रखी है शिक्षा तंत्र ने। लेकिन उसके लिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? आज भी उसी पर लागू है कि प्राइवेटाइजेशन ही होना चाहिए, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी, होते ही जा रहा है। जो है उसे भी, आज एम्स पता नहीं सरकार का है, तो कल एम्स अडानी का होगा, अंबानी का, उनको अभी इसी लाइन में, यही एक और लाइन, मतलब अगर कृषि के बाद अगर भारत की जमीनें खरीद लेंगे, किसानों से जमीनें छीन लेंगे, तो उसके बाद दूसरा रहेगा उनका शिक्षा और स्वास्थ्य, वो दोनों भी खरीद लेंगे। अब समस्या कौन है? मैंने किसान आंदोलन की बात की। अब किसान आंदोलन से मैं आपको यह बताने की कोशिश की, दो बातें, दो विजन आपको देने की कोशिश की कि समस्या कौन है। अगर अडानी है तो वो भी 2 बच्चों से कम वाले हैं, या 2 बच्चे वाले होंगे, या अधिक से अधिक यही होंगे, इससे ज्यादा तो गुजराती से होता नहीं। तो समस्या कौन है? अगर समस्या अडानी है, अंबानी है, गुजराती हैं, चोर हैं, और जो लूटे हैं, देश के लुटेरे हैं, बैंक लूटे हैं, ब्लैक मनी रखे हैं, अगर देश की समस्या वो है तो सभी 2 बच्चों से कम वाले हैं। तो समस्या 2 बच्चों से ज्यादा वाले हैं, माने 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोग समस्या है देश के लिए, या 2 बच्चों से कम वाले समस्या है देश के लिए, लूट रहे हैं देश को, बेच रहे हैं देश को। और अगर 10 बच्चों वाले लूट भी रहे हैं, तो कोई बताओ आप हमें कि कौन है जो 10 बच्चों वाला है जो देश को लूट रहा है? चलिए हम एक सर्वे पहले भी आपके सामने रखा था, इस बात को, उस बात को भी रख देते हैं। भारत की जनसंख्या में 5% मेरे ख्याल से, अप्रोक्सीमेट कुछ आगे पीछे हो सकता है, 5% गुजराती हैं। 85% भारत के संसाधनों पर गुजरातियों का कब्जा है। 90% भारत का फ्रॉड गुजरातियों ने किया है, बैंकों को लूटा गुजरातियों ने है, लूट कर भागा गुजरातियों ने है। कितना? 90%। अब चलिए 10 बच्चों की बात कर रहे हैं, जिनको, जो नरेंद्र मोदी के और योगी के निशाने पर हैं, मुसलमान, वो 10 बच्चों वाले हैं, मैं भी मान लेता हूं, चलो ठीक है। और उनकी आबादी भारत में 18 से 20% के आसपास हो चुकी है, या जो भी हो। लेकिन भारत में फ्रॉड
करने वाले 0.001% मुसलमान हैं। भारत में फ्रॉड करने वाले, भारत को फ्रॉड करके भागने वाला, नाम बताइए कोई भागा है जो फ्रॉड करके, एक क्या बोलते हैं, एक दो जो डकैत हैं, अपराधी हैं, बंदूक वंदूक लगा करके, वो भले ही होंगे, बाकी तो और कोई नहीं है। तो 001%, 0.001% मुसलमान हैं जिन्होंने भारत से कभी फ्रॉड किया होगा या है, और उनकी आबादी 20% है। और 5% गुजराती भारत के 85% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, 90% फ्रॉड करके देश से बैठे हैं। आरएसएस चड्ढी वाले दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भाषा थोड़ी तल्ख है, या कभी कभी जो भाषा की मर्यादा होती है उससे भी ज्यादा है, उससे थोड़ा आगे निकल जाती है। मुझे भी लगता है, लेकिन मेरे अंदर जो रोष है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अगर उस रोष का परिणाम बाहर आए तो मुझे फांसी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ू, इन देश बेचने वालों को तो नहीं छोड़ू, मोदी जैसे गद्दारों को तो देश में जीने नहीं दूं, देश को से भगा के छोड़ू, चाहे जो भी हो। तो रोष इतना है क्योंकि सच को हम समझते हैं, और सच को आपके सामने भी रखा कि समस्या ये है। 2 बच्चों से कम वाले समस्या है, 2 बच्चों से ज्यादा वाले, अब इससे ज्यादा और कौन क्या प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। अब अगर मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरी प्रार्थना है कि मेरी बातें अगर सच लगें तो मैं झूठा नहीं हूं मोदी की तरह, मक्कार नहीं हूं मोदी की तरह, भिखारी नहीं हूं रामदेव की तरह, चंदा मांगने वाला, दूसरों के मांग करके अंपायर खड़ा करने वाला, वो नहीं। मैं किसी चीज से पीछे नहीं हटूंगा। जहां भी, जब भी, जहां भी ये टकराएंगे देख लूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं चैलेंज करता हूं, आज जो मीडिया है, गोदी मीडिया को चैलेंज कर दिया। एक बार मुझे भी बुला के देखो यार, मुझसे भी मुकाबला करके देखो। पता नहीं नकली कितने लोगों को बिठा बिठा करके तुम अपनी बात कहते रहते हो, उनसे हां हां करवाते रहते हो। स्क्रिप्टेड, आज जो डिबेट होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, वहां भी लिमिट्स होता है कि इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते, ये बात ही बोलेंगे, आप यही कहेंगे, यही स्वीकार करेंगे, ये स्क्रिप्टेड होता है। मैं किसी भी चैनल को चैलेंज करता हूं, गोदी मीडिया या गोदी मीडिया जो नहीं है, जो भी है, मैं किसी भी चैनल को चैलेंज करता हूं। जो चाहे बुला करके देखे, बिठा कर देखे, सवालों को करके देखे, भाग न जाए तो बोलना, मेरी एक भी बात का जवाब दे दे तो बोलना। और जवाब क्या देगा, वो तो मुद्दे ही नहीं उठाते। आज अगर कोई बड़ा या छोटा या विरोधी या पक्ष जो भी है, कोई भी इस मुद्दे को ये पूछा, जो मैंने कहा, जो किसान कृषि बिल के बारे में बात, इसीलिए कहा कि अगर किसान बिल सफल हुआ तो भारत आजाद रहेगा, अगर असफल हुआ तो भारत गुलाम होगा। और अगर किसान बिल सफल हो गया, हुआ, तो भारत को कोई बचा नहीं सकता। किसान आंदोलन अगर सफल हो गया तो मोदी और बीजेपी को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, किसान आंदोलन से जुड़ें, किसानों के आंदोलन को अपना आंदोलन बनाएं, क्योंकि किसानों का आंदोलन किसानों का नहीं है, यह आपका है। मैंने कहा किसान बिल को ही हथियार बना करके आज सरसों बाजार से गायब करके आज 250-300 रुपए तेल आपको खरीदना पड़ रहा है। ये
हर चीज के लिए होगा। आपको 500 रुपया किलो गेहूं खरीदना पड़ेगा, 500 रुपया किलो आटा खरीदना पड़ेगा, 1000 रुपया किलो चावल खरीदना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। वो दिन आने से पहले किसान आंदोलन को सफल बनाइए। ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये देश का आंदोलन है। आजादी बचाओ आंदोलन है, देश बचाओ आंदोलन है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया की सारी राजनीति छोड़िए, किसान आंदोलन